अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम स्टूडेंट्स क्लास फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हम सीखेंगे कि कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आप एचलन फॉर्म से और रिड्यूस एचलन फॉर्म के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इस मेथड को गाशियन एलिमिनेशन मेथड भी कहा जाता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम जो है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय एचलन फॉर्म। तो आपके जहन में ये पहले मौजूद हो कि एचलन फॉर्म जो कि 3x3 का मैट्रिक्स है और जो हमारा क्वेश्चन है इसकी कैसी नजर आएगी। ठीक है, एचलन फॉर्म स्टूडेंट्स ये होता है कि आपने जो सबसे पहले आपकी लीडिंग एंट्री है उसको आपने 1 बनाना है। ठीक है, लीडिंग एंट्री जब 1 बन जाए फिर आपने उस एंट्री के नीचे जो एंट्रीज है उनको आपने 0 बनाना है। फिर आपने यहाँ पर डायगोनल में 1 बनाना है और उसके नीचे आपने 0 बना लेना है और यहाँ पर लास्ट में डायगोनल में आपने 1 बनाना है। जिस तरतीब से मैंने लिखा है सेम इसी तरतीब को हम फॉलो करेंगे। इससे ये होगा कि जो हमने पहले काम किया वो होगा वो डिस्टर्ब नहीं होगा। पहले 1 बनाना है, फिर उसके नीचे 0, फिर 1, फिर उसके नीचे 0 और फिर यहाँ पर 1। ये आपकी फॉर्म कंप्लीट हो गई है स्टूडेंट्स, एचलन फॉर्म कंप्लीट हो चुकी है। एचलन फॉर्म से अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो फिर आती है रिड्यूस एचलन फॉर्म। तो फिर पहले हम स्टूडेंट्स थोड़ा सा लिमिटेड रहते हैं एचलन फॉर्म के साथ। अपने दिए गए क्वेश्चन को हम एचलन फॉर्म की मदद से सॉल्व करते हैं। सॉल्व का मतलब है स्टूडेंट्स कि आपने x1, x2, x3 की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लेना है दिए गए क्वेश्चन का, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जिसको आप स्टूडेंट्स ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपने कैसे बनाना है, जो आपके अननोन है x1, x2, x3 इनके कोफिशिएंट्स को लिखना है। x1 का कोफिशिएंट हो गया 1, -2, -2। इसके बाद स्टूडेंट्स हो गया 2, 3, 1 और 5, -4, -3। इसके बाद स्टूडेंट्स आप ये रेशियो वाला सिंबल इस्तेमाल कर लें और यहाँ पर बी मैट्रिक्स, बी के एलिमेंट कौन से हो गए हैं, -1, 1, 1। तो यहां तक स्टूडेंट्स आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है ये मिक्सचर के जुमरे में बोला जाता है कि इसमें आप ए मैट्रिक्स को और बी मैट्रिक्स को कंबाइन करके लिखते हैं। इस वजह से इसकी रिप्रेजेंटेशन भी जो है वो ए बी के साथ की गई है, ए मैट्रिक्स और ये वाला आपका बी मैट्रिक्स। तो हम स्टूडेंट सबसे पहले अपने मेथड को जो दिया गया क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे बाय एचलन फॉर्म। तो हम लिख देते हैं सॉल्यूशन बाय एचलन फॉर्म, सॉल्यूशन बाय एचलन फॉर्म। जी स्टूडेंट्स, एचलन फॉर्म में ये आपके सामने मौजूद है। सबसे पहले आपकी लीडिंग एंट्री क्या होनी चाहिए, 1। तो बाय चांस हमारी सबसे पहले जो लीडिंग एंट्री है वो 1 बनी हुई है। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ जाते हैं। फिर आपने 1 के नीचे क्या बनाने हैं, तमाम एंट्रीज को 0 बनाना है। और ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि इसी 1 की हेल्प लेकर आपने नीचे 0 बना लेने हैं, क्योंकि 1 के साथ किसी भी एंट्री को मल्टीप्लाई करवाना आसान होता है। इस सूरत में आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। जी स्टूडेंट्स, तो मैं चाहता हूं कि 2 और 5 जो एंट्रीज हैं ये 0 बन जाएं। अब आपने इसका मतलब है 2 के अंदर चेंज लाना है और 5 के अंदर चेंज लाना है। अच्छा, अगर 2 चेंज हुआ तो इसके अकॉर्डिंग आपकी कौन सी रो चेंज हो जाएगी, रो 2। अगर 5 को 0 बनाया यानी कि 5 को आपने चेंज किया तो आपका चेंज किस में आएगा, रो 3 में। इस तरह स्टूडेंट्स रो 1, रो 2, रो 3 और इस तरह कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 बोला जाता है। इसका मतलब हम ये जो सिंबल है ये हम लिखते हैं, इसको पढ़ता है रो ऑपरेशन, कि हम क्वेश्चन को रो ऑपरेशन की मदद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जी स्टूडेंट्स इन एंट्रीज को 0 बनाना है। इसका मतलब मैंने चेंज लाना है रो 2 में, क्योंकि मैंने 2 को 0 बनाना है। जिसकी मदद से 0 बना रहा हूं वो 1 है और 1 किधर पड़ा हुआ है, रो 1 में। तो रो 2 में चेंज आना है और किसकी मदद से चेंज आना है, रो 1 की मदद से। तो अब आप यहाँ पर ये सोचेंगे कि आया आपको इन दो रो को प्लस करना है, माइनस करना है। तो देखें 2 + 1 करूँ तो आंसर आता है 3। इसका मतलब इससे कि 0 नहीं बनेगा। पहली बात कि जहाँ पर 1 है तो 2 - 2 हो तब आपके पास 0 बनता है। इसका मतलब जो रो 1 की एंट्री है उसको आपने किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 2 के साथ, ताकि वो 2 1 जार कितना हो जाए, 2 हो जाए। फिर आपने 2 - 2 करके 0 करना है, यानी कि रो 2 - 2 और 1। ये ऑपरेशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये ऑपरेशन लिखते हुए आपने इस बात का ख्याल करना है कि जिसमें चेंज कर रहे हैं उसको पहले लिखना है
और जिसकी मदद से आप चेंज कर रहे हैं उसको बाद में लिखना है। तो फर्स्ट रो बिल्कुल सेम आएगी क्योंकि फर्स्ट रो में हमने चेंज नहीं करना। 1 -2 -2 -1, जिसमें इसको अप्लाई करते हैं R2 -2R1, यानी कि रो 1 की एंट्री को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे? -2 के साथ। तो स्टूडेंट्स बन जाएगा 2 - 2, आंसर इज 0। सेकंड एंट्री मैं आपको लिखकर समझा देता हूं, फिर आप इसको डायरेक्ट भी कर पाएंगे जी। रो 2 की एंट्री है 3 और रो 1 की एंट्री को किससे मल्टीप्लाई करें? -2 से। तो ये मैं रफ लिख रहा हूं, तो आपके पास बन सकता है 3 + 4, क्योंकि -2 से जब आप -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो +4 हो जाएगा। तो 3 + 4, आंसर इज 7। जिसमें नेक्स्ट एंट्री लिखते हैं, रो 2 की एंट्री है 1 और उसके कोरोस्पोंडिंग में पड़ा हुआ है -2, जबकि रो 1 की एंट्री को किससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं? -2 के साथ। तो आप इस तरह बोलेंगे 1 + 4, 1 + 4, आंसर आपके पास आ जाएगा 5। जी स्टूडेंट, यहां पर भी आपने चेंज करना है 1 और उसके कोरोस्पोंडिंग है -1, लेकिन रो 1 की एंट्री को किससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं? -2 से। तो अगर आप लिख कर देखना चाहें तो फिर ऐसे होगा 1, यानी कि रो 2 की एंट्री -2 और आगे रो 1 की एंट्री, रो 1 की एंट्री क्या है? -1 है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 1 + 2, आंसर कितना आ जाएगा? 3। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने 3 लिखना है। हम एक ही स्टेप में जो 1 है 1 के नीचे 0 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसी स्टेप में हम और लिखते हैं कि किस में चेंज करेंगे? रो 3 में। दोबारा किसकी हेल्प लेंगे? रो 1 की, क्योंकि उसकी कोरोस्पोंडिंग 1 ये पड़ा हुआ है रो 1 के अंदर। अब 5 है, 5 को हम चाहते हैं कि 0 बन जाए। इसका मतलब रो 1 की एंट्री को इस बार किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा? 5 से। अगर मैं ऐड करूं तो 5 + 5 10 हो जाएगा, 0 नहीं बनेगा। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? माइनस। पहले रो 3 की एंट्री लिखनी है क्योंकि आप चेंज रो 3 में चाहते हैं और रो 1 की मदद से चेंज चाहते हैं। रो 1 की एंट्री को मल्टीप्लाई किससे कर लेना है? 5 से। जी स्टूडेंट्स, अप्लाई करते हैं। 5 - 5, आंसर कितना आ जाएगा? 0। -4 + 10, -4 + 10, -4 + 10, आंसर कितना हो जाएगा? 6। -3 + 10, आंसर हो जाएगा 7। 1 + 5, 1 + 5, आंसर हो जाएगा 6। अगर आपको कोई एंट्री नहीं समझ आई, बिलफाज मैं आपको 6 की कैलकुलेशन लिख देता हूँ। 6 की कैलकुलेशन समझे मैंने ऐसे किया, ठीक है। ये रफ वर्क लिख रहा हूँ। एंट्री थी -4, रो 3 की एंट्री थी, ठीक है। और रो 1 की एंट्री को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? -5 से। ये -4 के कोरोस्पोंडिंग क्या पड़ा हुआ है? -1। तो -5 × -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। -4 + 10, आंसर कितना आ जाएगा? 6। इस तरह स्टूडेंट्स हमने एक ही स्टेप में 1 के नीचे जो है वो क्या बना लिए हैं? 0। अब हमारा सेकंड टास्क है, 1 के नीचे 0 जब बन जाते हैं फिर आपने यहाँ पर डायगोनल में क्या बनाना है? 1। 1 बनाने के लिए सबसे पहले अपने जेहन में रखें कि डिवाइड आपके जेहन में आए, क्योंकि अगर देखें 5 है, 5 को 1 बनाना है तो 5 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आता है? 1। पहली बात आपके जेहन में डिवाइड हो। सेकंड, अगर तो ऐसा है कि क्या आप क्वेश्चन में जो आपने पहले काम किया है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा और इजी से 1 बन रहा है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें, यहाँ पर मैं चाहता हूँ जिधर 6 है, सॉरी जिधर आपके पास 7 है, यहाँ पर क्या बन जाए? 1। इसका मतलब 7 को 1 बनाना है तो मैंने किस में चेंज लाना है? जिस किस में चेंज लाना है? रो 2 में चेंज लाना है। और 7 की जगह मैं चाहता हूँ 1 आ जाए। एक तरीका का तो ये है कि मैं 7 को 7 से डिवाइड करवाऊंगा तो आंसर कितना हो जाएगा? 1। इस ऑपरेशन को बोला जाएगा कि 7 आपका किधर पड़ा हुआ है? रो 2 में। रो 2 डिवाइडेड बाय 7, एक तो इस तरह 1 बन सकता है और आप बना सकते हैं। और इसमें ये होगा तो ये एंट्री बन जाएगी 5/7, ये एंट्री बन जाएगी 3/7, ठीक है। ये मैं आपको वो मेथड बता रहा हूँ जो तमाम क्वेश्चंस के ऊपर एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो लेकिन इसमें यह है कि 1-2 नंबर फ्रैक्शन में आ जाएंगे और हो सकता है आपको फ्रैक्शन में थोड़ी सी कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो। अगर आप फ्रैक्शन में अच्छे हैं तो बिल्कुल आप ये मेथड कर लें। अभी जो है मेरे पास ये एक और ऑप्शन मौजूद है कि मैं ये करूं कि रो 2 में से रो 3 को माइनस कर दूं। देखें ना, 7 - 6, आंसर कितना आ जाएगा? 1। ये जो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज हैं, आप दो रो को माइनस भी कर सकते हैं, आपस में प्लस भी कर सकते हैं। तो 7 - 6 आसानी से 1 बन जाएगा और 0 के करस्पॉन्डिंग 0 है तो पहले वाला काम डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं थोड़ा सा रेस करता हूँ जी स्टूडेंट। क्वेश्चन को कंटिन्यू किया है, आप यहाँ पर लिखेंगे कि आप रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और पहले आप जो काम करने लगे हैं वो आपने यहाँ पर आगे मेंशन करना है। आप क्या करने लगे हैं?
आप रो 2 में चेंज करने लगे हैं। और किसकी मदद से स्टूडेंट्स चेंज करने लगे हैं? रो 3 की मदद से चेंज करने लगे हैं। जिसमें चेंज करना है उसको आपने पहले लिखना है, ठीक है। तो 7 - 6 आंसर होता है 1। हमने सिर्फ एक एंट्री नहीं करनी, अगर एक एंट्री में चेंज होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग पूरी रो में चेंज होगा या पूरे कॉलम में चेंज होगा। तो इस वजह से हम रो का यहाँ पर जिक्र करेंगे। रो 2 में चेंज है और सिंपल रो 2 माइनस रो 3, ऐसा करने से आप देखें क्या होगा। रो 1 बिल्कुल आप सेम लिख लें, आपके पास आ रही है 1 -2 -2 -1 -2 -2 और -1। जी स्टूडेंट्स 0 - 0 आंसर इज 0, क्योंकि पहले रो 2 की एंट्री बाद में रो 3 की एंट्री। 7 - 6 आंसर इज 1। 5 - 7 आंसर इज -2। 3 - 6 आंसर इज -3। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स दोबारा लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने पहले क्या बनाना होता है 1, फिर उसके नीचे आपने एंट्रीज को 0 बनाना होता है, फिर आपने यहाँ पर 1 बनाना है जो कि 1 बन चुका है। अब हमारा नेक्स्ट ये है कि ये जो 1 है इसके नीचे आप क्या बनाएंगे 0। अब जब 1 के नीचे आपने 0 बनाना है तो इस 1 की आपने हेल्प लेकर उसको 0 बनाना है, क्योंकि ये आपको ईजी रहेगा। इसका मतलब चेंज अब हम किस में, इसके बाद आप ये पहले रो लिख लें जो सेम आपके पास आ रही है 0 6 7 0 6 7 और आखिर में एंट्री आ रही है 6। जी स्टूडेंट्स अब आपने इस 6 को 0 बनाना है। इसका मतलब आपने चेंज किस में लाना है रो 3 में। यहाँ पर लिखते हैं चेंज लाना है रो 3 में और हेल्प 1 की लेनी है, और 1 किधर पड़ा हुआ है रो 2 में। और डायरेक्ट 6 - 1 तो 0 नहीं होता, 1 को पहले किससे मल्टीप्लाई होना पड़ेगा 6 से, यानी कि रो 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाना है 6 से, और फिर आपने क्या कर देना उनको माइनस। ऐसा करने से ये एंट्री क्या बन जाएगी 0, और जो पहले काम हमने कर लिया था वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। जी स्टूडेंट्स 1 - 2 -2 -1 0 1 -2 -3। जी 0 - 0 आंसर इज 0। 6 - 6 आंसर इज 0, क्योंकि रो 2 की एंट्री को किससे मल्टीप्लाई करवाना है 6 से। अब 7 + 12, क्योंकि वो जब -6 से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 2 12, 7 + 12 आंसर इज 19। और यहाँ पर स्टूडेंट 6 + 18, 6 3 18, 6 + 18, 6 + 18 कितने होते हैं 24 होते हैं। ये स्टूडेंट्स हमने 1 के नीचे 0 बना लिया है। अब हमारा बिल्कुल लास्ट स्टेप है, यहाँ पर हमने क्या बनाना होता है 1, और मैंने आपको कहा है कि 1 बनाने का सबसे आसान मेथड होता है कि आप डिवाइड कर लें। अब एंट्री है 19, हम चाहते हैं कि यहाँ पर 1 बन जाए, तो रो ऑपरेशन लिखते हैं। जी स्टूडेंट्स किस में चेंज करना है रो 3 में, और रो 3 को डिवाइड किससे करना पड़ेगा 19 के साथ, क्योंकि 19/19 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जिसमें लिखते हैं 1 - 2 -2 -1 0 1 -2 -3। जिसमें अब हम 19 के साथ डिवाइड करने लगे हैं। 0 बाय समथिंग आंसर इज 0, क्योंकि देखें ना अगर 0 के साथ 19 डिवाइड हो भी तो जवाब फिर भी क्या आता है 0। अगर नॉमिनेटर में 0 हो नीचे जो भी नंबर हो जवाब 0 आता है। इसके बाद 0 बाय समथिंग 0, 19/19 आंसर हो जाएगा 1, और लास्ट में स्टूडेंट्स आपके पास बन जाएगा 24 / 19। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स पहले हमने 1 बनाया, फिर उसके नीचे 0 बनाया, फिर 1 और उसके नीचे 0 और फिर 1। यहाँ तक हमारी एचलन फॉर्म कंप्लीट हो गई है। अब एचलन फॉर्म की मदद से मेन हमारा जो क्वेश्चन तब एंड होगा जब आप x1 x2 x3 की वैल्यूज को निकाल लेंगे। आप यहाँ तक नोट कर लें, मैं थोड़ा सा रेस करता हूँ। जी स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आप देखें कि जो पहला कॉलम था वो हमने लिखा था x1 का, ठीक है, x1 का, दूसरा कॉलम था x2 का और तीसरा कॉलम था x3 का। आपने स्टूडेंट्स ऐसे बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हुए ऊपर जाना है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखें तो 0x1 यानी कि लिखने की जरूरत नहीं होगी, प्लस 0x2 लिखने की जरूरत नहीं होगी, प्लस 1x3 क्योंकि ये किस कॉलम में पड़ा हुआ है x3 के कॉलम में पड़ा हुआ है। तो 1x3 को सिंपल आप स्टूडेंट्स क्या लिख लेंगे x3 इक्वल टू x3 आपके पास कितना आ गया 24 / 19। जी स्टूडेंट्स यहाँ से जब भी एचलन फॉर्म कंप्लीट होगी अगर तो x1 x2 x3 है तो यहाँ से x3 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, क्योंकि पैटर्न हमेशा यही होगा।
अगर तो आपके वेरिएबल एक्स वाई जेड है तो यहाँ से जेड की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो एक वैल्यू निकल आई है, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, रो 2 देखते हैं। 0x1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1x2 को आप सिर्फ लिख लें x2 प्लस -2x3, डायरेक्ट आप लिख लें x2 -2x3, ठीक है। और इक्वल टू आपके पास आ रहा है -3, जो पहली थी उस इक्वेशन 1 कह देते हैं, जो दूसरी बनी है इस इक्वेशन 2 कह देते हैं। थर्ड इक्वेशन लिखते हैं 1x1 यानी कि x1 आप लिखेंगे -2x2 और लास्ट पर -2x3, और ये आपके पास इक्वल आ रहा है स्टूडेंट्स -1 के। से इट इक्वेशन नंबर 3। अब आपके पास एक वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है x3 की, दो अननोन रह चुके हैं x2 और x1। तरीकाकार ये करेंगे कि x3 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो x2 की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। फिर x2 और x3 दोनों इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो x1 की वैल्यू निकल आएगी। तो लिखते हैं, आप लिखें सबसे पहले पुट x3 इक्वल टू 24/19 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में जिधर x3 है वहां पर आप पुट कर लें 24/19, तो इक्वेशन बन जाएगी x2, ठीक है, -2 इंटू x3 की जगह पुट कर रहे हैं 24/19 इक्वल टू -3। जी कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर 24 2 मल्टीप्लाई कर लें, कितना हो जाएगा 24 2 48 डिवाइडेड बाई 19 इक्वल टू -3। ये जो टर्म नेगेटिव है जब आप इसको राइट साइड पर लेके जाएंगे ये प्लस हो जाएगी, आप यहाँ तक नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स, x2 इक्वल टू राइट साइड पर पहले से मौजूद है -3 और वो टर्म इधर आकर राइट साइड पर प्लस हो चुकी है, प्लस 48/19। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि ये फ्रैक्शंस नंबर हैं। एलसीएम आ जाएगा 19 3 57 हो जाएगा और प्लस 48। जी स्टूडेंट्स, बड़ी वैल्यू माइनस की है तो ये आपके पास कितने बन जाएंगे 48 और 259 बन जाएंगे, ठीक है। माइनस के 9 डिवाइडेड बाय 19, ये हमने x2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब आप लिखेंगे पुट x3 इक्वल टू 24/19, x2 इक्वल टू -9/19 और किस इक्वेशन में पुट करेंगे, इन इक्वेशन नंबर 3, ताकि x1 को हम फाइंड आउट कर सकें। इस इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, क्या बन जाएगा x1 -2, x2 की जगह पर आ गया -9/19 और -2, x3 की जगह पर 24/19 इक्वल टू आपके पास आ रहा है -1। तो यहाँ पर आप ये कर लें कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 2 18 डिवाइडेड बाय 19 और 2 24 से मल्टीप्लाई होकर 48/19 इक्वल टू -1। x1 को आप सेपरेट कर लें, जो टर्म्स हैं इनको राइट साइड पर ले आए, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। राइट साइड पर पहले से है -1, वो टर्म इधर आकर -18/19 और ये टर्म राइट साइड पर आकर +48/19। यहाँ पर आप एलसीएम ले लें, एलसीएम बन जाएगा स्टूडेंट्स 19 -1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो -19 सेम है तो एज इट इज नॉमिनेटर लिखा, फिर एज इट इज नॉमिनेटर लिख दिया। ये रूल ज़हन में रखा करें, जब भी डिनोमिनेटर एलसीएम सेम हो एज इट इज नॉमिनेटर लिख दिया करें। इन तमाम टर्म्स को आपने ऐड करना है, मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी स्टूडेंट्स, बिल्कुल आप बेशक कैलकुलेटर कर लीजिएगा। जब हमने इनको कैलकुलेटर पे सॉल्व किया है तो ऊपर आंसर नॉमिनेटर में आ गया 11 और डिनोमिनेटर में आपके पास आ रहा है 19, तो 11/19। यहाँ तक हमारा जो है वो एचलन का मेथड कंप्लीट हुआ है। एचलन में हमने क्या सीखा है स्टूडेंट्स, सबसे पहले लीडिंग एंट्री 1 बनानी है, फिर उसके डिनोमिनेटर में उसके नीचे 0 बनाने हैं, यहाँ पर 1 और फिर उसके नीचे 0 और फिर यहाँ पर 1। यहाँ तक हमारी एचलन फॉर्म कंप्लीट होती है। तो अब स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं रिड्यूस एचलन की तरफ। चूँकि हमने जब रिड्यूस एचलन का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एचलन से गुजर कर जाना है, तो मैं वहाँ से कंटिन्यू करूँगा जहाँ तक एचलन फॉर्म बनी हुई है, उसी से आगे जो है हम क्वेश्चन को प्रोसीड करके रिड्यूस एचलन से कंप्लीट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, जब पेपर में आपका मेथड आए बाय रिड्यूस एचलन फॉर्म, तो सबसे पहले आपने एचलन फॉर्म तक क्वेश्चन को मुकम्मल करना है।
फिर उसी तरह स्टूडेंट्स मैंने कंसिडर लिख दिया, यहाँ तक हम एचलन फॉर्म बनाकर आ जाते हैं। अब आपने यहाँ पर रुकना नहीं है और इक्वेशंस नहीं बनाने, यहाँ पर क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू कर लेना है। किसके लिए? रिड्यूस एचलन फॉर्म के लिए। पेपर में कोई एक मेथड पूछा जाएगा, या एचलन से आ जाएगा या फिर रिड्यूस एचलन से आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, रिड्यूस एचलन फॉर्म ये होती है कि सबसे पहले यहाँ पर आप 1 बनाएंगे और उसके डिनोमिनेटर में नीचे टर्म्स को 0 बनाएंगे, फिर यहाँ पर 1 और फिर उसके नीचे 0 बनाएंगे और यहाँ पर 1। यहाँ तक तो है एचलन। अब इससे आगे आपने बढ़ना है ताकि रिड्यूस एचलन फॉर्म बनाई जा सके। आपने पहले यहाँ पर क्या बनाना है? 0, फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर। तो एक स्टेप में हम एक ही काम करेंगे। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 है और उसके ऊपर -2 है, तो मुझे 1 के ऊपर जो एंट्री है उसे क्या बनाना है? 0 बनाना है। तो जब आपने इस एंट्री को 0 बनाना है तो इस 1 की हेल्प लेनी है। तो आप देख सकते हैं जिस एंट्री को 0 बनाना है वो रो 2 में पड़ी है, और जिसकी मदद से बनाना है वो रो 3 में पड़ा है। इसका मतलब चेंज आना है रो 2 के अंदर, और किसकी मदद से चेंज आना है? रो 3 की मदद से। तो इसको लिखते हैं, जिसमें रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, और 1 -2 -2 -1, क्योंकि रो 1 में कोई चेंज नहीं होना। हमने चेंज किस में करना है? रो 2 में। और किसकी मदद से चेंज करना है? रो 3 की मदद से। अब मैं अगर -2 +1 करूं, डायरेक्ट करूं तो 0 नहीं बनेगा। इसका मतलब है मुझे जो रो 3 की एंट्री है उसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 2 के साथ, क्योंकि 2 1 2 होता है, ताकि वो उसके इक्वल हो जाए। और ऑलरेडी चूंकि साइन डिफरेंट है, वो -2 है, अगर इसमें +2 हुआ तो आंसर क्या बन जाएगा? 0। इसका मतलब आप इनको आप आपस में क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। जी, इसको अप्लाई करते हैं। 0 और 2 को मल्टीप्लाई करवाना था R3 से, तो 2 0 फिर भी 0 ही होता है, तो 0 + 0 अगेन आंसर कितना आ जाएगा? 0। इसका मतलब जो आपने पहले काम किया है वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा। आप दोबारा देखें, 1 रो 2 की एंट्री, ठीक है, प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाना था? 0 से। 2 0 0, 1 + 0 अगेन आंसर कितना आ जाएगा? 1। -2 + 2 -2 + 2 आंसर इज 0। अब ये एंट्री आपको लिखकर सॉल्व करनी पड़ेगी। रो 2 की एंट्री है -3, ये रफ वर्क है, ठीक है, -3। और रो 3 की एंट्री को किससे मल्टीप्लाई करवाना है? 2 से, या फिर आप इस तरह लिख लें, +2 × 24/19। 2 को मल्टीप्लाई करवाना है 24/19 से, तो वो स्टूडेंट्स आपके पास बन जाएगी 24 2 48/19। 19 एलसीएम ले लें, 19 3 57 + 48, तो ये आपके पास बन जाएंगे -9/19। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्टूडेंट्स अब लिखेंगे -9/19। जी, अब ये वाली जो रो है ये बिल्कुल सेम आ जाएगी, 0 0 1 और 24/19, और यहाँ पर अपना मैट्रिक्स क्लोज कर लें। 1 के ऊपर 0 बनाने के बाद स्टूडेंट्स अब आपने यहाँ पर इस एंट्री को क्या बनाना है? 0। और देखिए उसके करस्पॉन्डिंग 1 तलाश करें। दोबारा करस्पॉन्डिंग 1 कहाँ मिलेगा? रो 3 में। और जिस एंट्री को 0 बनाना है वो कहाँ पड़ी है? रो 1 में। इसका मतलब चेंज आना है रो 1 में, और किसकी मदद से चेंज आना है? रो 3 की मदद से। और दोबारा एंट्री है -2, तो सेम ऑपरेशन जो है वो रिपीट हो सकता है। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम लिखते हैं, चेंज करने लगे हैं रो 1 में, और किसकी मदद से चेंज कर रहे हैं? रो 3 की मदद से। रो 3 की एंट्री को किससे मल्टीप्लाई करवाना है? 2 से, और उनको आपस में क्या कर देंगे? प्लस। जी स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑलरेडी इनके साइंस क्या है? डिफरेंट है, तो चेंज करते हैं। 1 के करस्पॉन्डिंग क्या मिल रहा है? 0, तो दोबारा आंसर क्या आ जाएगा? 1। -2 के करस्पॉन्डिंग 0 है, दोबारा आंसर आ जाएगा -2। और -2 + 2, क्योंकि रो 3 की एंट्री को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 से, तो -2 + 2 आंसर कितना हो जाएगा? 0। अब इस एंट्री को लिखकर सॉल्व कर लेते हैं। एंट्री थी -1, और रो 3 की एंट्री को हम किससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं? 2 से, तो 2 × 24/19, ठीक है, 2 × 24/19। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स बन जाएगा -1 + 24 2 हो जाएंगे 48/19। आप 19 को एलसीएम ले लें, तो आंसर आ जाएगा -19 + 48। 18 में से 9 चले गए 9, और 3 में से 1 चले गए 2, तो आंसर आ जाएगा 29/19। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया स्टूडेंट्स 29/19।
जी स्टूडेंट्स, अब आपने यहाँ पर जीरो जो है कंप्लीट कर लिया है, इसको आप एज इट इज लिख लें 0 1 0, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा -9/19, और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 001 और 24/19। जी सुनो, अब बिल्कुल लास्ट स्टेप है रिड्यूस एचलन फॉर्म का, कि आपने यहाँ पर क्या बनाना है, जीरो बनाना है। अगर आपने इसको जीरो बनाना है तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग हेल्प किसकी लेनी है, 1 की। रो 1 में चेंज करना है, और किसकी मदद से चेंज करना है, रो 2 की मदद से। तो लास्ट आपका रो ऑपरेशन हो जाएगा। जी सुनो, चेंज है रो 1 में, और रो 2 की एंट्री को किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, 2 से, और आपस में क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। जी इसको अप्लाई करें, 1 के कोरस्पॉन्डिंग 0 है, आंसर आ जाएगा 1। -2 + 2 आंसर इज 0। 0 की कोरस्पॉन्डिंग 0 है, आंसर आ जाएगा 0। और लास्ट एंट्री आपको लिखकर सॉल्व करना पड़ेगी स्टूडेंट्स। एक मिनट इसको लिखता हूँ। जी स्टूडेंट, लास्ट एंट्री में रो 1 की एंट्री है आपके पास 29/19, और रो 2 की एंट्री को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 2 से, यानी कि +2 ने मल्टीप्लाई किससे होना है, -9/19 से। तो कैलकुलेशन आप 19 को डायरेक्ट क्या ले लें, एलसीएम, ऊपर बन जाएगा 29, और ये प्लस माइनस माइनस, 9 2 18, 29 में से 18 चले जाएंगे तो कितने बाकी रह जाएंगे, 11, जैसे आप कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 11/19, और यहाँ पर है 010 001, और इधर आ रहा था -9/19, और यहाँ पर है 24/19। अब आपकी स्टूडेंट्स यहाँ पर रिड्यूस एचलन फॉर्म कंप्लीट है। डायगोनल एंट्रीज 1 है, उसके नीचे भी 0 है और उसके ऊपर भी 0 है, ठीक है। अब आपको रिड्यूस एचलन फॉर्म से डायरेक्ट आंसर्स मिल जाएंगे। वो कैसे, आप यहाँ से पढ़ें तो ये पहला जो कॉलम है ये x1 का है, ये x2 का है, और ये x3 का है। तो पहले कॉलम में आपके पास बन गया 1x1 यानी कि x1, और आगे x2 की वैल्यू 0 है, x3 की वैल्यू 0 है। तो यानी कि सिर्फ क्या आएगा, x1, और किसकी इक्वल बना x1, 11/19। अब सेकेंड रो में देखते हैं, 0x1 1x2 0x3, यानी कि सिर्फ हम लिखेंगे फिर 1x2 जिसको लिख लेंगे -9/19। और थर्ड रो में स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 पड़ा है, यानी कि कॉलम 3 के अंदर पड़ा है, और ये वैल्यू किसकी होती है, x3 की, जो कि किसकी इक्वल है 24/19। तो यहाँ तक आपका x1 x2 x3 कैलकुलेट हो गया। लास्ट बात यह है कि अगर आपने अपने आंसर चेक करने हैं तो आप इन आंसर्स को किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, 1 2 3 में, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर आपस में इक्वल आएगा। क्योंकि आप पेपर में इतनी मशक्कत करते हैं और आया आपका आंसर ठीक है या गलत, आप चेक भी कर सकते हैं, इससे आपको सेटिस्फेक्शन होती है। आप जैसे ही इसमें पुट करेंगे आपको लेफ्ट और राइट का आंसर इक्वल मिलेगा। और दूसरी बात, आपने ये देखा है कि हमने एचलन फॉर्म से क्वेश्चन को सॉल्व किया है और रिड्यूस एचलन फॉर्म से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एक ही क्वेश्चन को 2 मेथड से सॉल्व किया है, दोनों से आंसर हमें क्या मिले हैं, सेम। रिड्यूस एचलन फॉर्म, इसका ओवरव्यू ये था कि यहाँ पर 1 बनाना है, उसके नीचे 0, फिर 1, फिर उसके नीचे 0, फिर यहाँ पर 1, यहाँ तक हो गई एचलन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, इसी तरतीब से। तो अब आपकी कौन सी फॉर्म कंप्लीट होती है, रिड्यूस एचलन फॉर्म। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।